बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स चैनल के ऊपर हम नाइन्थ की फ़िज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस जो कि हमारा थर्ड यूनिट है उसमें हम बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने गुफ्तगू की थी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर और ये बात भी हुई थी कि इसमें जो कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी एडिशन जो है उसको भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से डिस्कस किया। उसके बाद जो चंद छोटे से सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैं आमतौर पे फील करता हूँ कि इनमें कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है या इसमें गुफ्तगू करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो उनको मैं स्किप करके आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। लेकिन फिर ये कहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स ये फाइंड करते हैं, ये महसूस करते हैं, फील करते हैं कि उनमें आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप ज़रूर शेयर करें। मैं उसके ऊपर भी वीडियो पूरी तैयार करके उसको भी अपलोड हम कर देंगे, तो आपकी जो वो है रिक्वायरमेंट्स हैं इंशाल्लाह उसको फुलफ़िल किया जाएगा। मकसद यही रहेगा कि हमारे स्टूडेंट जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो हमारे साथ एक रैपो में आ चुके हैं, तो उनको कभी भी कोई तशनगी ना महसूस हो या उन्हें टीचर की कमी महसूस ना होने दें। अब देख सकते हैं कि हम आज गुफ्तगू करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क भी कहा जाता है, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के ऊपर ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि टॉर्क क्या चीज़ है। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं और फिर थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। द turning effect of a force is called torque, और इसको टॉर्क भी कहते हैं और मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी आप इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, इसी को आप टॉर्क भी कह सकते हैं। अब मैथमेटिकली भी हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। मैथमेटिकली जो इक्वेशन की फॉर्म में होता है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का लफ्ज़ हम थोड़ा सा FSC में यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे बाज़ जो टीचर्स साहिबान हैं वो इसको नोट्स में मेंशन कर देते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। 9th-10th के लेवल के ऊपर आप इसको बिल्कुल भी अपने आप को इसमें मत उलझाइए। इंशाल्लाह वक्त आने पे आप इसको खुद ही समझ जाएंगे, शायद आपको एक हिंट, एक ग्लिम्स से भी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे चूँकि आपके अजहान थोड़े से वो होते हैं। सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ force and moment arm is called torque, यानी इसको इक्वेशन की फॉर्म में कुछ हम यूँ लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस। देखिए चूँकि हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसलिए यहाँ पे आपने क्रॉस लगाना है। बाज़ केसेस में डॉट लगाते हैं, उसको फिर हम डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, वहाँ पे फिर आपने ये नहीं लगाना, वहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगाना होता है। फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अब टॉर्क को हम एक ग्रीक लेटर ये इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। अब ये थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है कि ये क्या है, लेकिन लगभग जीम से मिलती जुलती शक्ल है। जैसे आप जीम चे, यानी आप देख लीजिए कुछ जीम चे, ये कुछ इससे मिलती जुलती शक्ल है। थोड़ा सा ये जो इसका एंड है थोड़ा एक्सटेंडेड है, एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज टा। इसको हम टा पढ़ते हैं, लिखने में कुछ यूँ लिखा जाता है। फोर्स के लिए हम एफ यूज़ करते हैं। मोमेंट आर्म इज स्पेशल थिंग एंड फॉर दिस वी यूज़ D. So that means tau is equal to
F क्रॉस D। ये तो हमारे पास ये जो टॉर्क है या मोमेंट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसकी एक इक्वेशन आ जाती है। अब दूसरा इशू होता है टॉर्क का यूनिट डिफाइन करना। देखिए फोर्स का यूनिट है न्यूटन और मोमेंट आर्म जो कि लेंथ है इसका यूनिट है मीटर। तो टॉर्क का जो यूनिट है वो होता है Nm। याद रखिएगा कि ये Nm ही रहेगा, आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे अगले चैप्टर में जब हम एनर्जी पे गुफ्तगू करेंगे तो वहाँ पे फिर ये Nm कन्वर्ट हो जाएगा किसी और चीज़ में, लेकिन टॉर्क हमेशा Nm ही रहेगा, न्यूटन मीटर ही रहेगा। इसका जो यूनिट है टॉर्क का यूनिट, इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डिफ़ाइन कर दूँ कि टॉर्क, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस ऑफ कोर्स इट्स अ मीटर रॉड का एक हिस्सा है, इट्स अ पीस ऑफ वुड। ये इसके ऊपर जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये टर्न करता है कुछ यूँ। तो ये जो मेरी फोर्स इसमें टर्न पैदा कर रही है, इससे इसका जो टर्निंग इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जब यही फोर्स, अब यहाँ से ये इस पॉइंट में ये फिक्स है और मैं जब इसको घुमाता हूँ तो ये देखिए इस पॉइंट के गिर्द ये ऑब्जेक्ट मूव करता है। जब इसके गिर्द मूव करता है तो जिस पॉइंट के गिर्द, यहाँ पे ये मैंने चौक इसलिए पकड़ लिया ताकि आप इसको देख सकें, ये एक लाइन बन रही है विच इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके गिर्द ये चीज़ रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के इस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है। दिस पॉइंट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप देख लीजिए कि जब मैं ये फोर्स लगाता हूँ तो ये बड़ा ईजीली मूव करता है। जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ तो इसकी मूवमेंट कुछ कम हो जाती है, जब मैं यहाँ लगाता हूँ तो और कम होती है, यहाँ पे कम, और अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँ तो अब देखते हैं कि ये हार्डली वाइब्रेट कर रहा है। और वो भी इसकी वजह ये है कि ये मैंने इसको लूज़ थोड़ा पकड़ा हुआ है कि रोटेट कर सके, अदरवाइज़ ये रोटेट ही नहीं करेगा। ये हमारे पास जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसकी सादा तरीन एग्जांपल जो हमारे घरों में पाई जाती है वो होते हैं डोर्स। हमारे घरों में जो दरवाजे होते हैं वो कुछ, माई ड्राइंग इज़ नॉट वेरी गुड बट आई होप कि ये हमारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को मीट कर ही जाएगी। ये कुछ इस किस्म के, ये वो जो कुछ आधा खुला हुआ दरवाज़ा सा आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि डोर नॉब जो है वो कुछ यहाँ पे लगाया जाता है, वो हुक जिससे पकड़ के दरवाजे को खोलते हैं और बंद करते हैं। यहाँ पे होते हैं कुछ, अगर आप इसको खोल के देखें तो आपको कुछ इस किस्म के स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। यहाँ पे इसमें स्क्रूज होते हैं, ये इसके साथ होते हैं। इंग्लिश में इनको हम हिंजेस कहते हैं, सिंगल इज हिंज, 1 2 3 4 जितना भी उसकी रिक्वायरमेंट है। उर्दू में इसको कब्ज़े कहा जाता है, अक्सर कहते हैं जी कब्ज़े उखड़ से या कब्ज़े से दरवाज़ा निकल गया। ये जो हिंजेस हैं इनके गिर्द, अब ये हिंजेस के ज़रिए दरवाज़ा इस जो फ्रेम होता है इसके साथ अटैच होता है, और जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये दरवाज़ा खुलता और बंद होता है। टॉर्क का जो एक एस्पेक्ट है वो हम देखते हैं। अब कोई भी चीज़ जब हम उसको, नाउ इसका मैं कहता हूँ कि अब इसका मैंने एक्सेस ऑफ रोटेशन यहाँ पे ले आया, तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो ये कुछ यूँ हरकत करता है। अगर आप देखें तो ये घड़ी के उलट चल रहा है, यानी घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो कुछ यूँ चलती हैं, ये 12 है, यानी यूँ इस तरह को आगे को हम देखते हैं कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो कुछ इस तरह चलती हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह चलती हैं। तो अगर घड़ी की डायरेक्शन में चले तो हम उसको क्लॉक वाइज मोमेंट कहते हैं या क्लॉक वाइज टार्क कहते हैं, और अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा तो ये उल्टा चलेगा, तो इसको हम एंटी क्लॉक वाइज टार्क कहेंगे। चूंकि इसमें डायरेक्शन होती है, इट कैन बी क्लॉक वाइज टॉर्क। याद रखिएगा कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव।
and anti-clockwise torque is naturally taken as positive. So ये तो हमारे पास अब टॉर्क के मतलब हो जाता है। हमारी गुफ्तगू का आधा हिस्सा अगर आप देखिए तो मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ तक आया हुआ है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैं तेज़ी से गुजर रहा हूँ, मैं वो अपने स्टूडेंट पे छोड़ रहा हूँ कि वो टार के ऊपर जो चीज़ें हैं वो बुक में एग्जांपल्स इसकी जो हैं नट ओपनर है, स्क्रू रेंच है, बॉटल ओपनर है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास हैं, वो आप उसको बुक से ही देख लीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, नोट्स में भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, सो वो भी वहाँ से भी आपको एक सपोर्ट मिल जाएगी। नाउ वी कम टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये है कि इफ clockwise torque is equal to the anti-clockwise torque, the object will be in equilibrium. इक्विलिब्रियम हमने अगली डिस्कशन में, अगली वीडियो में डिस्कस करना है। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक मीटर रॉड है, अभी हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे, और यहाँ ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये वो पॉइंट है जिस पे हमने इसको बैलेंस किया हुआ है। यहाँ पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसका सोर्स जो भी है वो जैसे भी होती है वो इंशाल्लाह अभी आप प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में देखेंगे, उसकी वजह से एक टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये कौन सा टार्क है? अब देख सकते हैं कि ये उलट चल रहा है, यानी घड़ी की सुइयाँ यूँ चलती हैं, तो इस फोर्स की वजह से आई कॉल इट F1, फर्स्ट फोर्स। दिस इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब इतना टाइम नहीं है कि हम इसको पूरा लिखें, सो बी ब्रीफ। यहाँ पे एक दूसरी फोर्स है, मैं इसको F2 कहता हूँ। ये इसको कुछ यूं घुमाएगी तो नेचुरली इट विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज टॉर्क, CWT, क्लॉकवाइज टॉर्क। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, दिस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। पिछले ये टॉर्क में मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया था कि यहाँ पे ये डिस्कशन में खुद ब खुद आ जाएगा, तो इट विल। यहाँ पे ये F1 का मोमेंट आर्म ये है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाज़े तौर पे इससे लंबा है ये मोमेंट आर्म, या मैं इसको चले नाम ही दे देता हूँ, D1 हो जाएगा, तो ये F2 है, तो ये D2 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज टार्क is equal to anti-clockwise torque। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल को अगर आप सामने रखें तो ये हो जाएगा F2D2। ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, ये देखिए मैंने क्लॉकवाइज इक्वल अपनी जगह पे, ये एंटी क्लॉकवाइज साइड है, F1 क्रॉस D1। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई अगर हम ये सिचुएशन हासिल कर लें तो क्या कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी या नहीं। तो उसके लिए हम आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मीटर रॉड है, इसके ऊपर इट इज़ 1 मीटर, दैट इज़ वाई वी कॉल इट मीटर रॉड। इसमें सबसे पहले हमने इसका सेंटर फाइंड करना होता है, सेंटर ऑफ द मास, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमने इसको बैलेंस करना होता है। अब अगर इससे ये वेट्स रिमूव कर दिए जाएं तो हम इसको, और दिस इज़
सपोर्ट या ये वेज जो है इसके ऊपर हम इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करके इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो विदाउट मासेस ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बैलेंस हो चुका है। अब इसको मैं इसी जगह पे रोक के और यहाँ पे दो मासेस इसके ऊपर, ये शुरू में आप इसको करीब कर दीजिए जब बाद में इनको हम बैलेंस करें। अब देखिए ये हैवी मास है, इसको मोमेंट आर्म आप छोटा रखें। ये लाइट मास है इसका मोमेंट आर्म बड़ा रखें। अब आप देखते हैं कि स्टिल ये जो टार्क प्रोड्यूस कर रहा है वो टार्क ज़्यादा है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा इसको बाहर लेके जाते हैं। और इसको कुछ मज़ीद कम करते हैं। अभी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि देखिए ये बिल्कुल बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है। असूलन इसको बिल्कुल यानी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल होना चाहिए। अब ये पॉइंट यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, दिस इज़ समवेयर 51, थोड़ा सा चूँकि ये इसके एजेस डैमेज हो गए हैं तो ये इसका। अब यहाँ से हम अज्यूम करते हैं कि दिस इज़ एग्जैक्टली 50। सो 50 के ऊपर ये बैलेंस है। अब 50 से लेकर यहाँ पे हमें जो है इट इज़ समवेयर 98। सो ये हमारे पास इसका जो मोमेंट आर्म है वो 98 सेंटीमीटर बन जाता है। इसको जब हम देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 28 है। सो 50 में से 98 माइनस कर लें तो हमारे पास 48 बन जाता है। सो 48 सेंटीमीटर इसका मोमेंट आर्म है और ये इसका मास। यहाँ पे जब हम इसको देख रहे हैं तो ये समवेयर दिस इज़ 28.8 और रफली लेट्स मेक इट 29। सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको 29 इसका मोमेंट आर्म 29 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय दिस 48 मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आएंगे और ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।